हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की दूसरी किताब भारत लोक और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 6वां है। यहां पर हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग जल संसाधन को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव का पूरा अस्तित्व जो है जल पर ही निर्भर है। मानव की लाइन भी कही जाती है कि जल नहीं होगा तो मानव का कल भी नहीं होगा। रहीम जी का आपने एक दोहा भी सुना होगा, और रहीम जी का ये दोहा जो है जल की महत्ता को बताता है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस तून। तो रहीम जी भी ये बताते हैं कि जल जो है मानव के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल एक चक्रीय संसाधन है, अर्थात पृथ्वी पर जो मौजूद जल है वो एक चक्र के रूप में गतिमान रहता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो धरातली जल है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये गर्म होता है तो ये वाष्पीकृत होता है, और ये जलवाष्प जब ऊपर अंतरिक्ष में जाती है तो अंतरिक्ष पर जाने पर जलवाष्प ठंडी होती है, और ठंडी होने पर पुनः ये संघनित होती है, संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है, और इन बादलों में मौजूद जो जल की बूंदें हैं जब इनका आकार बड़ा हो जाता है या फिर जब ये भारी हो जाती हैं तो ये वर्षण के रूप में गिरने लगती हैं। तो बारिश के रूप में जल हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, और ये वर्षा वाला जो जल है इसमें से कुछ जल जो है भौम जल के रूप में अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। बाद बाकी जल जो है नालों के जरिए, नदियों के जरिए नदियों में पहुंच जाता है, और नदियों से पुनः पानी जो है पुनः फिर से महासागरों में आ जाता है। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा एक चक्र चलता रहता है। इसी वजह से जल को एक चक्रीय संसाधन बोला गया है। पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जल से ढका हुआ है, यानी हमारी पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो जल से आच्छादित है। अब देखिए, इतनी बड़ी मात्रा में जल मौजूद होने के बावजूद भी जो हमारे पीने योग्य जल है उसकी मात्रा बहुत कम है, यानी अलवड़ी जल जो है 3% के लगभग है। बाद बाकी जो 97% जो पानी है वो लवड़ीय पानी है, खारा पानी है। यानी जो महासागरों में मौजूद जो जल है वो लवड़ीय जल है, जो कि मानव के उपयोग वाला जल नहीं है, ये खारा पानी है। मात्र 3% पानी ही केवल अलवड़ी है, यानी मीठा पानी है। और इस 3% पानी में से भी 3% जो अलवड़ी जल है इसमें से भी लगभग 2% अलवड़ी जल जो है वो हिमटोपियों में या फिर जो आपने ग्लेशियर्स का नाम सुना होगा उनमें मौजूद है। 1% के लगभग पानी जो है आपकी नदियों में, भौम जल में, या फिर जो तालाब या झीलें हैं जो कि मीठे पानी के स्रोत हैं उनमें मौजूद है। जल का जो वितरण है, यानी कि जो अलवड़ी जल का जो वितरण है वो भी असमान है। तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि अलवड़ी जल की जो उपलब्धता है स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कुछ प्रांतों में अलवड़ी जल प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जबकि कुछ प्रांत ऐसे हैं जो कि अलवड़ी जल के लिए संकट से जूझ रहे हैं। जैसे उत्तर पश्चिम राजस्थान वाला रीजन, भारत का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, यानी कि जो महाराष्ट्र का लातूर रीजन है, ये यहाँ पर जल की किल्लत हमें देखने को मिलती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मानव का पूरा जो संपूर्ण आधार है जल पर ही टिका हुआ है। अगर जल नहीं होगा तो मानव का आने वाला कल भी नहीं होगा। लगातार मानव की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो जल संसाधन है उन पर भी दबाव बढ़ रहा है। तो जल का जो अभाव है वो जल अभाव इसलिए है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से इसका एक दुष्परिणाम यह भी है कि जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, जो प्रदूषण है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से जो जल के संसाधन है वो भी प्रदूषित हो रहे हैं। तो ऐसे करके हमारे लिए जो अलवड़ी जल है उसकी मात्रा लगातार कम होती जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन सब के अलावा जल को लेकर आपने देखा होगा कई जगहों पर संघर्ष चल रहे हैं। भारत में भी कुछ राज्यों में आपने सुना होगा कि कुछ राज्यों के बीच में कुछ नदियों के जल को लेकर, जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। तो इस तरह का जल संघर्ष आप लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखते हैं। अब देखिए, यहां पर बताया गया है कि भारत के जल संसाधन, क्योंकि यहां पर हम भारत के संदर्भ में जल संसाधनों का अध्ययन करेंगे तो हम यहां पर देखेंगे भारत में कितना जल मौजूद है। यहां पर भारत का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का बताया गया कि भारत में विश्व के धरातली क्षेत्र का लगभग 2.45% मौजूद है। यानी हमारा जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के लगभग 2.45% क्षेत्रफल के बराबर है। यानी हमारे यहाँ जो धरातली क्षेत्र है उसकी बताई गई है कि धरातली क्षेत्र कितना है। तो हमारे यहाँ जो जल संसाधन है, यानी संपूर्ण विश्व के जो जल संसाधन उनका 4% हमारे यहाँ पाया जाता है। और जनसंख्या के लिहाज से देखें तो संपूर्ण विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 17% भाग हमारे भारत में पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की जो मात्रा है ये लगभग 4000 घन किलोमीटर है। देखिए, जल की मात्रा को हम घन किलोमीटर में मापते हैं।
तो देश में एक वर्ष में जो हमें वर्षा से जो प्राप्त जल होता है उसकी कुल मात्रा कितनी है? लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातली जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। यानी जो आपका सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर में आपकी जो नदियां आ जाती हैं, तालाब आ जाते हैं, झील वगैरह आ जाते हैं, या फिर जो पुनः पूर्ति योग्य भौम जल है, ग्राउंड वाटर है, उससे हमारे यहाँ कितना है? 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इन सब में से यहां पर ध्यान देने वाली बात यह, इनमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। यानी यहाँ पर जो जल की जो मात्रा बताई गई, इतनी बड़ी मात्रा में से भी मात्र 60% जल का ही हमने उपयोग कर पाए हैं। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जो जल संसाधन है वो 1122 घन किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पे जो 1869 घन किलोमीटर है इसमें से मात्र हम 60% जल का उपयोग कर पाए। बाद बाकी 40% जो है दुर्गम स्थानों पे पड़ता है, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे करके कितना उपयोग किया है हमने? कुल उपयोगी जल संसाधन हमारे लिए 1122 घन किलोमीटर है। यहां पर जल संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं धरातली जल संसाधनों की। धरातली जल संसाधनों में आपके नदियां आ जाती हैं, झीलें आ जाती हैं, तलैया यानी छोटे छोटे जो तालाब में वो आ जाते हैं, या फिर बड़े तालाब आ जाते हैं। तो देश में कुल नदियों और उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है, इनको मिलाकर 10,360 हमारे यहाँ नदियां हैं। यानी हमारे यहाँ पर जो प्रमुख नदियां हैं उनकी सहायक नदियां हैं, या फिर ऐसी नदियां जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है, इन सबको मिलाकर हमारे यहाँ कितनी नदियां हैं? 10,360 नदियां हैं। भारत के सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का ये अनुमान किया गया है। यानी एक अनुमान ही लगाया गया है कि हमारे यहाँ जितनी नदियां हैं, जो 10,360 नदियां हैं, उनमें जो औसत वार्षिक प्रवाह है वो 1869 घन किलोमीटर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नदियों में जो मौजूद जल है उसका का पूरा इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हिमालयी नदियों की बात करें तो हिमालयी नदियां अपने उद्गम स्थान से जब निकलती हैं तो काफी ज्यादा पथरीला या फिर पहाड़ों वाला इलाका है, तो वहां पर जल का उपयोग कर पाना इतना ज्यादा संभव नहीं है। वहां पर हम लोग दुर्गम स्थान होने की वजह से बांध इत्यादि बनाने में असक्षम है। इसी वजह से हम लोग जो हिमालयी नदियां हैं उनके ऊपरी स्थान पर हम लोग बांध वगैरह नहीं बना पाते हैं, और हम जल का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पाते हैं। जल का जो यूटिलाइजेशन है, जल का जो सबसे ज्यादा उपयोग है, वो जल जो नदियों की जो मध्यावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, वहां पर हम लोग कर पाते हैं। तो यहां पर वही चीज बोली गई है कि स्थलाकृतिक जलीय या फिर अन्य दबावों की वजह से प्राप्त धरातली जल का लगभग 690 घन किलोमीटर यानी कि लगभग 32% जल का ही उपयोग हम लोग कर पाते हैं। यहां पर यह भी बताया गया है कि नदी में जल कैसे आता है। तो नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। देखिए, नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों से बनता है। तो इस क्षेत्र में कितनी वर्षा हो रही है, इन सबसे नदी में पानी की मात्रा का पता चलता है। यहां पर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताया गया है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा जो है अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी है, बराक नदी है, इनके जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से अच्छी खासी वर्षा होती है। तो यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा प्राप्त होने की वजह से ये नदियां जो है वर्ष भर जारी रहती हैं। ये नदियां जो सदानीरा नदियां बोली जाती हैं, ये वर्ष भर इनमें पानी पाया जाता है। ये नदियां यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिनमें कुल धरातली जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। क्योंकि यहां पर इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो वर्षा होने की वजह से यहाँ पर हमारे भारत में जितना जलीय संसाधन है उसका लगभग 60% जल इन्हीं नदियों में पाया जाता है। दक्षिण भारतीय नदियों जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है। क्योंकि जो प्रायद्वीपीय खंड है वो समतल होने की वजह से वहां पर बहुत कम ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से हम प्रायद्वीपीय खंड की जो नदियां उनका अधिकांश जल इस्तेमाल में ले लेते हैं। जबकि जो हिमालयी तंत्र है वहां की नदियां अपने दुर्गम स्थान से निकलती हैं, तो दुर्गम स्थानों से निकलने की वजह से उनका जल हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका है। धरातली जल के बाद आ जाते हैं आपके भौम जल संसाधन। तो देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। भौम जल का मतलब जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे पाए जाने वाला जो पानी है, उसकी बात हो रही है। आप लोगों ने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। हरित क्रांति पूरी तरह से ग्राउंड वाटर पर बेस्ड थी, भौम जल संसाधनों पर ही निर्भर थी। तो हरित क्रांति जो है उत्तर पश्चिमी रीजन में लागू की गई थी, खास करके पंजाब, हरियाणा या जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर लागू की गई थी। तो इन स्थानों पर जो ग्राउंड वाटर है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों के जो नदी बेसिन में
इनमें भौमजल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में जो भौमजल का उपयोग है ये बहुत ज्यादा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर भौमजल का उपयोग बहुत कम किया गया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, केरल आदि जो है, इन्होंने अपने भौमजल क्षमता का बहुत कम उपयोग किया है। वहीं गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र जो है, इन लोगों ने अपने भौमजल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग किया है। सबसे ज्यादा जो भौमजल का उपयोग करने वाले राज्य हैं, उन राज्यों का क्रम यहाँ पे बताया गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में ये पूछा भी जाता है। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्य जो है ये शामिल हैं। इसके बाद अगला प्रकार इसमें आ जाता है लैगून या फिर पश्च जल। लैगून का मतलब खारे पानी की जो झीलें हैं उनके बारे में बात हुई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय समुद्र तटरेखा है ये विशाल है और ये दंतुरित है। दंतुरित का मतलब कटी छटी है। तो यहाँ पर जो तटरेखा के आगे जो है कई बार क्या होता है, जब बालू के ढेर लग जाती हैं तो वहां पर कुछ हिस्सा समुद्र का जो है वो पृथक हो जाता है। पृथक होने से यहाँ पर लैगून झील बन जाती है। तो भारत की समुद्र तटरेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट जो है बहुत ज्यादा दंतुरित यानी कटा छटा है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सी लैगून और झीलें बन गई हैं। यहाँ पे बहुत सारी लैगून, खारे पानी की यहाँ पर बहुत सारी झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लैगूनों और झीलों में बड़े धरातली जल संसाधन हैं। यानी यहाँ पे बताया कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कि केरल की बात की गई है, उड़ीसा की बात की, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर लैगून झीलों की संख्या ज्यादा है। इन जलाशयों में जो लैगून झीलें हैं खारे पानी की झीलें हैं, ये आपको याद रखना है। लैगून झीलें जो होती हैं वो खारे पानी की झीलें होती हैं, इनका जल खारा है। इनका जल हम लोग रेगुलर जो खेती करते हैं उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि कुछ विशिष्ट किस्म की जो खेती होती है उसमें इसका जल हम इस्तेमाल कर पाते हैं। इसका उपयोग हम मछली पालन या चावल की कुछ निश्चित किस्में हैं जो कि खारी पानी में उगाई जा सकती हैं, उनमें इस्तेमाल करते हैं, या फिर नारियल आदि की सिंचाई में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। आगे यहां पर जल की मांग और उपयोग के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और हमारे यहाँ पर जनसंख्या का लगभग 2/3 पार्ट जो है वो कृषि पर निर्भर है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो जल का वितरण है वो असमान है। इसके अलावा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी भी अनिश्चितता रहती है। किसी साल दक्षिण पश्चिम मानसून स्ट्रांग होता है तो किसी साल कमजोर रहता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे पूरे भारत पर एक जैसी वर्षा नहीं होती है। कुछ प्रदेशों में अच्छी खासी वर्षा होती है, वहीं कुछ प्रदेश जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के बावजूद भी सूखे जैसी स्थिति का सामना करते हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और इसी क्रम में यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं की स्टार्टिंग की गई थी और पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के विकास के लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई और हमारे यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं की नींव भी रखी गई। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर या फिर इंदिरा गांधी नहर योजना ये स्टार्ट की गई थी। धरातली जल का 89% यानी जो सरफेस वाटर है, जो आपके जिसमें नदी आ जाती हैं, तालाब, झीलें आ जाती हैं, तो इनका 89% और भौम जल का 92% भाग जो है ये हमारे यहाँ पे कृषि कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा जो है जल का हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी के कार्यों में इस्तेमाल होता है। जबकि औद्योगिक सेक्टर में जो सरफेस वाटर है उसका केवल 2% और जो ग्राउंड वाटर है उसका 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। घरेलू क्षेत्र की बात करें तो घरेलू सेक्टर में जो धरातली जल है, सरफेस वाटर है, इसका उपयोग भौम जल की तुलना में ज्यादा है। ये करीब 9% के करीब है। देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि हमारे यहाँ पे घरेलू सेक्टर में औद्योगिक सेक्टर की तुलना में जो सतह जल है या धरातली जल है उसका उपयोग कितना है, कम है या ज्यादा है? ये अधिक है। अब यहाँ पर सिंचाई के लिए जल की मांग पर चर्चा की गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि वर्षा विहीन है और सूखाग्रस्त हैं। जैसे कि आपका उत्तर पश्चिमी भारत का रीजन है, इसमें राजस्थान आ जाता है। दक्कन का पठार का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो ये जो है वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त इलाके हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में जो वर्षा है, उस ऋतु में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक शुष्कता की स्थिति पाई जाती है। यानी वर्षा भी प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाती है, तो एक शुष्कता की स्थिति का हम लोग सामना करते हैं। इसलिए जो शुष्क ऋतु होती है उसमें हमारे यहाँ बिना सिंचाई की खेती कर पाना संभव नहीं है। इन सब के अलावा जो पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी कई बार क्या होता है कि मानसून देरी से आता है या फिर मानसून के सीजन में ही कुछ दिन के लिए गैप हो जाता है, तो वहां पर अवर्षा जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है या फिर सूखे जैसे हालात हो जाते हैं या फिर ज्यादा वर्षा होने की वजह से वहां पर बाढ़ इत्यादि का सामना भी हमें करना पड़ता है। तो जैसे कि पश्चिम बंगाल रीजन है या फिर बिहार रीजन है,
यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई बार क्या होता है कि मानसून के सीजन में यहाँ पर अवर्षा, सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें अतिरिक्त जल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो फसलें जो है सिंचाई पर ही निर्भर होती हैं, जैसे कि चावल है, गन्ना है, जूट है। अगर हम इन फसलों को पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में उगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, या फिर कुछ हम ऐसे क्षेत्रों में उगा रहे हैं जहां पे वर्षा कम होती है, तो वहां पर हम इन्हें सिंचाई के आधार पर ही उगा सकते हैं। जैसे कि पंजाब रीजन है, तो पंजाब में चावल की जो पैदावार है वो सिंचाई के दम पर की जाती है। सिंचाई की जो व्यवस्था है वो बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। जैसे कि पंजाब की बात करें तो पंजाब में लगभग हर फसल सिंचाई पर ही निर्भर है, तो सिंचाई करने की वजह से यहाँ पे फसलों का उत्पादन भी अत्यधिक मात्रा में होता है। फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में निवल बोए के क्षेत्र का लगभग 85% भाग जो है सिंचाई के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पे बताया गया कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में जितना भी क्षेत्र बोया जाता है उसका लगभग 85% भाग जो है वो सिंचाई पर निर्भर है। निवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% भाग जो पंजाब में पाया जाता है और 51.3% हरियाणा में ये कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचित है। देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर का स्तर है वो नीचे चला गया है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भौम जल संसाधन का उपयोग हुआ है, इस वजह से यहाँ पर जो भौम जल स्तर है वो नीचा हो गया है। कुछ राज्यों जैसे कि राजस्थान और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा भूमिगत जल निकालने की वजह से यहाँ के भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। देखिए, जमीन के अंदर क्या होते हैं, जल के बृहद कोटर होते हैं जिनमें जल भरा हुआ होता है, तो हम लोग पंप के माध्यम से या फिर जो ट्यूबवेल के माध्यम से ग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार हम इतना ज्यादा पानी बाहर निकाल लेते हैं कि आसपास की चट्टानों के जो तत्व हैं वो इस ग्राउंड वाटर में आके मिल जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जैसे राजस्थान या महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि हमने जो ग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज्यादा दोहन किया है, तो बहुत ज्यादा दोहन की वजह से यहाँ पर क्या है, जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संखिया यानी कि आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ गया है। देखिए, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको याद रखना है कि राजस्थान और महाराष्ट्र का जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, वहीं वेस्ट बंगाल और बिहार के जो ग्राउंड वाटर है उसमें आर्सेनिक की संकेंद्रण ज्यादा पाया जाता है। ये कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, एसएससी में या अन्य एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। जल के गुणों का ह्रास। देखिए, जल के गुणों का ह्रास कैसे होता है वो आप लोग जानते हैं। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन से जल के गुणों का ह्रास होता है और वर्तमान समय में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। जल की गुणवत्ता का तात्पर्य बताया गया है कि जल की गुणवत्ता से तात्पर्य है जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक भारी पदार्थों से रहित जल से इसका तात्पर्य है। जल जो है ये बाह्य पदार्थों जैसे कि सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं या फिर जो हम लोग केमिकल्स वगैरह खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, तो केमिकल्स जो है पानी के साथ बहकर नदियों में, नालों में पहुंच जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। या फिर जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं, उद्योगों से कचरा निकलता है वो भी हम डायरेक्ट नदियों में छोड़ देते हैं, उनसे भी हमारे जलीय स्रोत दूषित होते हैं। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों या फिर अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं तो वे जल में घुल जाते हैं या फिर इसमें निलंबित हो जाते हैं। इससे जल में प्रदूषण बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है, प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं। यानी कई बार क्या होता है, जो प्रदूषक हैं वो जल के साथ अवशोषित होते हुए, जमीन के साथ अवशोषित होते हुए ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं। जल के जो जमीन के अंदर जो कोटर है उनमें पहुंच जाते हैं। ऐसे करके ये ग्राउंड वाटर को भी दूषित करते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में गंगा और यमुना ये दो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड नदियां हैं, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा पूजनीय नदियां भी हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा दूषित नदियां भी यही हैं। अब यहाँ पर जल प्रदूषण के निवारण की बात बताई गई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिमालयी नदियां जो हैं अपने उद्गम स्थान से जब निकलती हैं तो उनमें प्रदूषण की मात्रा कम होती है, क्योंकि अपने ऊपरी स्थान पर हिमालय में जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम होने की वजह से नदियों में प्रदूषण की मात्रा भी कम होती है, तो उस वजह से वहां पे जल की जो गुणवत्ता है वो अच्छी पाई जाती है। जब ये नदियां मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं तो मैदानी इलाकों में जब प्रवेश करती हैं तो वहां पर मैदानों में जनसंख्या का संकेंद्रण ज्यादा है, तो जनसंख्या संकेंद्रण ज्यादा होने की वजह से नदी जल जो है एक बड़ी मात्रा में प्रदूषित हो जाता है। मैदानों में अपवाहिकाओं के साथ कृषिगत, घरेलू और जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं या औद्योगिक बहस्राव हैं ये नदी में मिल जाते हैं। इस वजह से जल की में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है।
नदियों में प्रदूषकों का जो संकेंद्रण है ये गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है, नदियों में जल का प्रवाह कम हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर प्रदूषकों का संकेंद्रण इसमें बढ़ जाता है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो है सरकार ने जो कदम उठाए हैं उन कदमों की यहाँ बात की गई है। तो भारत सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इनके साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटर करने का काम यहां पर किया जा रहा है। यहां पे यमुना के बारे में बताया गया है कि दिल्ली से लेकर इटावा के बीच जो यमुना नदी है देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियों में अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अडयार, कुअम, वैगई, हैदराबाद में मूसी और कानपुर और वाराणसी में गंगा। ये यहाँ पे बताया गया कि इस रीजन में ये नदियां बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हैं। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में क्यों होता है उसका रीजन यह बताया गया है कि जब भारी या विषैली धातुएं जिनमें फ्लोराइड या नाइट्रेट इनका संकेंद्रण यहाँ पे बढ़ जाता है तो ये ग्राउंड वाटर को भी दूषित करते हैं। कुछ वैधानिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं, कुछ कानूनी कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि जल अधिनियम 1974 ये बनाया गया है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ये बनाए गए हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसके अलावा जल उपकर अधिनियम 1977 जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है, इसके भी सीमित प्रभाव हुए हैं। यानी ये जो सरकार ने कदम उठाए हैं, सरकार ने जो कानून बनाए हैं या फिर जो अनुच्छेद अधिनियम बनाए हैं, उन अधिनियम के जरिए भी सरकार बहुत ज्यादा प्रदूषण को कंट्रोल नहीं कर पाई है। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग, रिसाइकिल और रीयूज करना है हमें वाटर को, जिससे कि जल संसाधनों पर दबाव कम पड़े और हम जो अपशिष्ट जल है उसको भी इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि कम गुणवत्ता वाला जो पानी है या जल है, इसका उपयोग हम लोग उद्योगों में शीतलन के लिए या फिर जो अग्निशमन है, ये आग बुझाने वाले यंत्र हैं, उनमें कर सकते हैं। तो इससे हम जो है जल पर लगने वाली जो लागत है इसको हम कम कर सकते हैं। ऐसे ही नगरीय क्षेत्रों में जो स्नान और बर्तन धोने में जो प्रयुक्त जल है इसको हम बागवानी के उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसे करके हम जल का पुनः चक्र स्टार्ट कर सकते हैं और जल को हम पुनः उपयोग करके जल पर जो दबाव पड़ रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं। जल संभर प्रबंधन यानी वाटर शेड मैनेजमेंट। देखिए, जल संभर प्रबंधन आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए है, जैसा कि आप लोग बारिश के सीजन में देखते होंगे कि वर्षा का पानी बरसता है तो वो पानी बहकर नालों में चला जाता है या फिर यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। अगर हम उस जल को प्रबंधित कर लें, उस जल को स्टोर कर लें, तो उस जल को हम साल भर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ऐसे करके ग्राउंड वाटर में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो जल संभर प्रबंधन का तात्पर्य जो है मुख्य रूप से धरातली और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत करना क्या है, बहते जल को रोकना है और विभिन्न विधियों जैसे कि अंतःस्रवण तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन करना है और पुनर्भरण शामिल है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जल संभर प्रबंधन में जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करते हैं और उसको जो है जमीन के अंदर कुछ ऐसे हम तालाब बनाकर या कुछ ऐसे कुएं बनाकर जमीन के अंदर छोड़ देते हैं ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसकी पुनः पूर्ति हो जाए। जल संभर प्रबंधन का जो उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच एक संतुलन क्रिएट करना है। कुछ कुछ सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, उनके नाम यहां पे बताए गए हैं कि हरियाली जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना है। तो हरियाली जो है केंद्र सरकार की एक स्कीम है। नीरू मीरू, नीरू मीरू का अर्थ है जल और आप। ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया है और अरबारी पानी संसद ये अलवर राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। इनके अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संघटन संरचनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि अंतःस्रवण तालाब या ताल बनाए गए जिनको जोहड़ कहा जाता है, इनकी खुदाई की गई है और कुछ रोक बांध बनाए गए हैं। देखिए, इस तरह का जो कच्चा तालाब बनाते हैं, इसमें पानी जब भर देते हैं तो क्या होता है, पानी यहाँ पर जो मिट्टी है उसको अवशोषित करती है और यहाँ से पानी धीरे धीरे निचले स्तरों में पहुंच जाता है। ऐसे करके ग्राउंड वाटर की आपूर्ति हो जाती है। भारत में तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने कानून लागू करके जल संभर प्रबंधन को अनिवार्य बना दिया है। यानी यहाँ पर एक कानून बनाया गया है, उस कानून के तहत हर घर को जो वाटर शेड मैनेजमेंट योजना है वो बनानी होगी। यानी हर घर को यहाँ पे वाटर कंजर्व करना होगा। तो तमिलनाडु में घरों में जल संकट संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया, कानून लाकर यहाँ पर आवश्यक कर दिया गया है। यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण की विधियां बताई गई हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है जल संभर द्वारा जल संरक्षण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सरफेस पर जो बहता हुआ पानी है
इसको चेक डैम के माध्यम से रोका गया, इसके प्रवाह को चेक डैम के माध्यम से रोका गया है। जब ये पानी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, जमीन ज्यादा मात्रा में इसको अवशोषित कर पाएगी और ऐसे करके ग्राउंड वाटर में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा झीलों के द्वारा संरक्षण, अगर ज्यादा से ज्यादा झीलें या तालाब बनाए जाएंगे तो उनसे भी ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने में मदद मिलेगी। सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण, जैसे आप देख पा रहे हैं घर की छत है, घर की छत से एक पाइप जोड़ दिया और यहाँ पर हमने एक कुआं बना दिया और इस कुएं में हमने पानी छोड़ दिया, तो ऐसे करके भी हम ग्राउंड वाटर की आपूर्ति कर सकते हैं। या फिर जो पुनर्भरण कूप है, पुनर्भरण कूप का मतलब होता है कि जालीदार कुआं जिसमें हम वर्षा का पानी एकदम सीधे छोड़ दें, वो वर्षा का पानी धीरे धीरे रिसकर निचले स्तरों में चला जाए। तो ये कुछ विधियां हैं जिनके जरिए हम वर्षा जल संग्रहित कर सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण ये वर्षा जल को विभिन्न उपयोग के लिए संरक्षित करने की एक विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल भ्रतों को फिर से भरने के लिए किया जाता है। इसमें जो है पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और या फिर कुएं वगैरह होते हैं उनमें स्टोर किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है, ये पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। देखिए जिन इलाकों में पानी कम मात्रा में पाया जाता है, वर्षा कम होती है, अगर हम वहां पर वर्षा जल संग्रहण करते हैं तो उस पानी का हम इस्तेमाल पूरे साल कर पाते हैं। तो ये पूरे साल पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। इसके अलावा फ्लोराइड या नाइट्रेट जैसे संदूषक हैं, इनको कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की जो गुणवत्ता है इसको बढ़ाता है और मृदा अपरदन या फिर बाढ़ को भी रोकता है। यानी अगर हम जल को स्टोर कर लेते हैं, जल को संरक्षित कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थ हैं उनका भी यहाँ पे सांद्रण कम हो जाता है। इसके अलावा जो भूमिगत जल की गुणवत्ता है उसमें सुधार आता है। और जो मृदा अपरदन है, देखिए जब सरफेस पर जल लगातार बहता जाता है तो क्या होता है, मृदा की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है वो धुल जाती है, वो हट जाती है। तो यहां पर अगर जल को एक जगह स्टोर कर लेते हैं तो जो मृदा की ऊपरी परत है उसका भी नाश नहीं होगा। इसके अलावा जो बाढ़ जैसी स्थिति है उसका भी सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों जैसे कि झीलों के जरिए, तालाबों के जरिए सिंचाई या फिर इन सब के जरिए किया जाता है। यहाँ पे राजस्थान को उदाहरण दिया गया है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण जो है करने के लिए यहाँ पर कुंड बनाए जाते हैं, कुंड या फिर टांका बनाया जाता है। कुंड या टांका यहाँ पर एक भूमिगत टंकी होती है जिसमें लोग अपने छतों का जो पानी स्टोर कर लेते हैं और इस पानी को पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। देखिए सरकार ने भी जल को संरक्षित करने के लिए या फिर कृषि में सिंचाई में विस्तार करने के लिए कुछ कुछ स्कीम स्टार्ट की हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि यह योजना जो है 2015-16 के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर इसके कुछ व्यापक उद्देश्य यहाँ पे बताए गए हैं। बताया गया कि खेत में पानी की पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है, जल स्रोत वितरण और इसके कुशल उपयोग को एकीकरण को बढ़ावा देना है, जल के अपव्यय को कम करना है और अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में जल उपयोग की दक्षता में सुधार करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लागू करना है। स्थायी जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना है, मृदा और जल संरक्षण, भूजल के पुनर्जनन, अपवाह, इन सबको रोकना है। तो ये सब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कुछ उद्देश्य हैं जो आपको बताए गए हैं। आगे यहाँ पर अटल भूजल योजना के बारे में बात की गई है। देखिए अटल भूजल योजना को 25 दिसंबर 2019 को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस परियोजना का कुल परिव्यय 6000 करोड़ रुपए है और ये 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई है। यानी 2020-21 से लेकर 2024-25 के लिए लागू की जाएगी। है 6000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में 50% जो है विश्व बैंक के ऋण के रूप में होगा, जिसका भुगतान बाद में केंद्र सरकार करेगी, और बकाया 50% जो है ये नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए का ऋण के रूप में विश्व बैंक से प्राप्त होगा और बाद बाकी जो 3000 करोड़ रुपए है इसको जो है बजट की सहायता के माध्यम से इसको केंद्र सरकार प्रदान करेगी। देखिए इस परियोजना में 7 राज्य शामिल किए गए हैं। यानी यहाँ पर प्राथमिकता वाले 7 राज्य चिन्हित किए गए हैं। इनमें जो है गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी इसमें शामिल हैं। ये जो चुने हुए 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों में जल की कमी ब्लॉकों की जो कुल संख्या है इसका लगभग 37% हिस्सा है। यानी भारत में जल की कमी जितनी है उसका लगभग 37% हिस्सा इन 7 राज्यों में आता है। तो यहां पर ये योजना लागू की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय जल नीति 2012 के बारे में बात की गई है। इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। यहाँ पर अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के इष्टतम विकास के लिए एक राष्ट्रीय
जल ढांचा कानून या व्यापक कानून की आवश्यकता पर इसमें जोर दिया गया है। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने, अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर गरीब लोगों को समर्थन प्रदान करने की इसमें बात की गई है। जल संसाधन संरचनाओं के डिजाइन और प्रबंधन के लिए जलवायु अनुकूल रणनीतियों को बनाने की बात पर यहां पर जोर दिया गया है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी के उपयोग के लिए बेंचमार्क विकसित करना, यानी कहने का मतलब यह कि विभिन्न उपयोगों के लिए किस किस बेंचमार्क का जल होना चाहिए, पीने योग्य पानी कैसा होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, या फिर हम लोग जो पानी अपने अन्य कामों में इस्तेमाल लेते हैं उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्री में जो पानी इस्तेमाल लिया जाना चाहिए उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, उसके लिए एक बेंचमार्क तैयार करना, यानी जल पदचिह्न और जल ऑडिटिंग इसमें शामिल की जाने की बात की गई है। शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की शर्तों में बड़ी असमानता को दूर करने की सिफारिश की गई है। जल संसाधन परियोजनाओं और सेवाओं का प्रबंधन जो है सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से करने की यहां पे बात भी की गई है। अब देखिए यहां पर लास्ट में जो है जल क्रांति अभियान के बारे में बात की गई है। यह अभियान जो है भारत सरकार के द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया था और इसका उद्देश्य जो है प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इसका लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठनों और नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। यानी यहां पर क्या है कि यहां पर जन भागीदारी इसमें शामिल करके लोगों तक इस अभियान की सूचना पहुंचाना है। इसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ गतिविधियां यहाँ पे प्रस्तावित की गई हैं, जैसे जल ग्राम बनाने के लिए देश के जो 672 जिले हैं इनमें से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है। यानी यहाँ पर कुछ इसकी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जिन्हें आपको याद रखना है और ये एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। जैसे बताया गया है कि यहाँ पर जो 2011 की जनगणना है जिसके अकॉर्डिंग 672 जिले हैं, इनमें से एक एक जिला ऐसा, एक एक गांव ऐसा चुनना है हमें जहां पर जल की कमी है। इसके अलावा भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई है। यहाँ पे प्रदूषण को कम करने की बात भी की गई है। जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण करना है, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना है, देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना है। इसके अलावा लोगों में जनसंचार के जरिए जागरूकता फैलाना है। जनसंचार के जो माध्यम है उनका प्रयोग करते हुए लोगों को जल को संरक्षित करने के बारे में, उनके प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।